देखिए, हमने अभी तक मध्य आधुनिक भारत इतिहास में 1857 की क्रांति तक पढ़ा था। और 1857 की क्रांति पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखे बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल तक हमने पढ़ा। हमने देखा किस गवर्नर जनरल के समय क्या क्या हुआ। बात हम पुनः वहीं लौटते हैं 1857। 1857 में जब अंग्रेजों ने भरकस अत्याचार कर लिए थे भारतीय लोगों पर, हर वर्ग परेशान था, चाहे तो वो किसान हो, मजदूर हो, जनजाति आदिवासी लोग हों, या फिर राजा महाराजा हों, या फिर जागीरदार हों। ये सारे कारण थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी 1857 की क्रांति के बारे में। ये बताया था मैंने कि क्रांति क्यों हुई। राजा महाराजाओं के राज्य छीने जा रहे थे, हड़प नीति, सहायक संधि जैसी बेकार नीतियां चल रही थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, कुछ भी आरोप लगाओ राज्य छीन लो। राजाओं को डर था न जाने कब हमारा राज्य चला जाए। जागीरदारों को जब डर था, सूर्यास्त नीति लागू कर दी कि अगर इतनी तारीख को सूरज डूबने से पहले कर जमा नहीं किया तो आपकी जागीर छीन ली जाएगी। किसानों पर अत्याधिक टैक्स वसूले जा रहे थे, पैदा करे या मत करे आप तो टैक्स दो। जंगलों में आदिवासियों के क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा था। ईसाई धर्म फैल रहा था, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। सामाजिक व्यवस्था को बदला जा रहा था। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहे थे। अंग्रेज सैनिकों को ज्यादा सैलरी मिलती थी, भारतीय जो सैनिक भर्ती होती थी उन्हें कम सैलरी मिलती थी। ये सारे कारण थे। सारा गुस्सा फूटा 1857 में। इन सभी कारणों से जो भारतीय जनमानस में गुस्सा व्याप्त था वो एक साथ फूट गया। 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेजों को हमने जहां मौका मिला, जैसा मौका मिला, सूद दिया। अब अंग्रेज कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को हमने खूब जोर से कूटा। कंपनी को जब हमने कूटा तो हमें ये समझना कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के बाद आ गया था कैनिंग। हमने डलहौजी तक पढ़ा है, कैनिंग को नहीं पढ़ा क्योंकि 1857 की क्रांति के समय वही था। अब कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, यानी कि 1857 से लेकर 1947 के बीच तक जितने भी वायसराय हुए हैं, अब गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। इनको हम पढ़ेंगे कब? जब हम ये पूरा कार्यक्रम स्वतंत्रता आंदोलनों को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हम फिर अच्छे से समझना कि क्रांति हो गई है। अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कुट गई है जोर से। और इस बात की खबर जब ब्रिटेन को लगती है, महारानी को लगती है, कहां पर? लंदन में। ब्रिटिश तो साम्राज्य था ना, साम्राज्य की साम्राज्ञी तो महारानी विक्टोरिया थी। उनको ये मालूम चला कि कंपनी के लोग भारत में शासन को नहीं संभाल पा रहे, ऐसे तरीके से शासन कर रहे हैं कि लोग बहुत ही गुस्सा हैं, नाराज हैं और आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, विद्रोह हो रहा है। और भारत इंग्लैंड के हाथों से अगर ऐसे ही चलता रहा तो छूट जाएगा। 1857 की क्रांति को तो अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया। जगह जगह बहुत ज्यादा बल का प्रयोग किया गया, लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, सरेआम लोगों को सामूहिक फांसियां दे दी गईं, लोगों पे गोलियां चलवा दी गईं। ताकत के दम पर उन्होंने इस क्रांति को दबा दिया। पर इस क्रांति के कारण, इस क्रांति के बाद जो हुआ, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्रांति के बाद हुआ क्या क्या, हमें यह समझना होगा। क्रांति के बाद सबसे पहली बात तो भारतीय लोगों में जो एक अपने अपने राष्ट्र की, अपने अपने देश की भावना थी। कैसी भावना? जैसे कि आपको पता है कि 57 से पहले भारत कोई एक देश नहीं था, भारत के भीतर बहुत से देश थे।
सिंधिया जी का अपना देश था ग्वालियर, इनका ग्वालियर रियासत थी, इन्हें हम रियासतें कहते थे। हैदराबाद के निजाम अलग थे, भोपाल के नवाब अलग थे, जींद पंजाब से अलग थे, नेपाल से अलग थे, राजस्थान में अलग राजपूतों के राज्य थे। और हर व्यक्ति अपने राज्य की सुरक्षा या अपने हितों के लिए स्वार्थीपन से कार्य करता था। अंग्रेज अगर भोपाल वालों को पीट रहे हैं तो ग्वालियर वाले तमाशा देखते थे, वो ये कहते थे कि मारो, इनने हमारे चोटी लाई थी, लगो दो चार और हमारी तन से और लगो। समझ रहे मेरी बात? ये नहीं था कि भोपाल वाले ने पीट रहे हैं अंग्रेज तो हम बचा लें कि हमारे भारत देश के हैं, नहीं नहीं, और लगो, हमारी इनसे पहले से चल रही है। तो ऐसी कंडीशन थी। और जब अंग्रेजों ने 1857 में हम सबको ही कूटा एक तन से, ना तो जात पात देखा, ना धर्म देखा, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई राज्य, सबको कूटा एक तन से, तो हमको सबको समझ में आ गया कि अंग्रेज किसी के मीत नहीं है, ये तो देश, हमारे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया? एक राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। राष्ट्रीयता क्या होती है? कि हमारा देश एक राष्ट्र है, हमको अंग्रेजों को यहां से निकालना है। एक राष्ट्रीय भावना का उदय होता है। ये तो भारतीय लोगों में बदलाव हुआ। कुछ और बदलाव क्या हुआ? अगर हम ब्रिटेन की दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन को यह समझ में आ गया था, महारानी को यह समझ में आ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत हाथ से चला जाएगा। तो कुछ बड़े बदलावों की आवश्यकता महसूस की गई। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ बड़े बदलावों की आवश्यकता महसूस की गई। कहां पर? इंग्लैंड में। अब वो बड़े बदलाव क्या हुए? पहला बड़ा बदलाव कि कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है। अब ये बदलाव होंगे तो किसी कानून के द्वारा होंगे। अभी तक जितने भी कानून बने थे वो कंपनी के अधिकारियों के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए थी। हमने देखा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1813, 1833, 1853, ऐसे बहुत सारे एक्ट आए। इन एक्टों को हम रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। रेगुलेटिंग था किसी का नाम पिट्स इंडिया एक्ट था, किसी का नाम चार्टर एक्ट था, ऐसे एक्ट हुआ करते थे। पर अब जो कानून आया है, जो कब आया है? 57 क्रांति के बाद 1858 में। इसका नाम है भारत शासन अधिनियम। अधिनियम 1858, यह कानून का नाम है। यह कानून कहां पर बनाया गया? इंग्लैंड में। अब इस कानून में ही सारी व्यवस्थाएं की गई। इस कानून में कुछ कुछ लिखा गया। क्या लिखा गया? पहला पॉइंट लिखा गया कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त। अब भारत सीधा किसके अधीन हो गया? ब्रिटेन के अधीन, क्राउन के अधीन। क्राउन मतलब मुकुट होता है, वो मुकुट कौन पहनती है? महारानी पहनती। महारानी के अधीन हो गया। और अब भारत में शासन इंग्लैंड की पार्लियामेंट करेगी, कंपनी नहीं करेगी। अब जब ये तय हो गया कि कंपनी ही शासन नहीं करेगी, महारानी शासन करेगी, तो अब यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। महारानी तो यहाँ आएगी नहीं शासन करने, महारानी तो इंग्लैंड में बैठी है। तो महारानी ने ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जो जैसे अभी हमारी कहाँ है? दिल्ली में। ऐसे पहले कहाँ होती थी? ब्रिटेन में हुआ करती थी, लंदन में। वहां उन्होंने एक भारत मंत्री का पद सृजित किया। क्या बनाया? भारत मंत्री। एक व्यक्ति, जैसे कि रेल मंत्री होता है तो रेल में कुछ भी गड़बड़ हो, रेल की पूरी जवाबदारी रेल मंत्री की होती है। कृषि मंत्री काम पूरे भारत में कृषि की देखरेख होता है। अगर कृषि में कुछ भी होगा तो जवाबदार कौन होगा? कृषि मंत्री। कृषि की योजनाओं के लिए, कृषि के उत्पादन के लिए, कृषि की व्यवस्थाओं के लिए। ऐसे ही इंग्लैंड में हम पर शासन करने के लिए हमारे भारत की पूरी व्यवस्थाओं की जवाबदेही किसको तय करनी थी? भारत मंत्री को। यानी ब्रिटेन की संसद को जवाब कौन देगा? भारत में यदि कोई गड़बड़ होती है तो भारत मंत्री, जिसे भारत सचिव भी कहा जाता है, जिसे भारत सेक्रेटरी भी कहा जाता है, इंडिया सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कानून लाया गया। इस कानून में, ये 1858 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि एक भारत मंत्री का पद सृजित किया जाएगा। सुनना पूरी कहानी ध्यान से, और ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई ना
तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि भाई हम लोग रट्टा मार लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हुआ था क्या। हमारी अवधारणा ही क्लियर नहीं होती है, हमारी समझ, हमारे प्रत्यय, प्रत्यय माने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। कहानी तो पता होनी चाहिए कि हुआ वो कह रहा है। भारत मंत्री बन गया इंग्लैंड में। अब और क्या हुआ इसके अलावा? इसके अलावा कुछ काम ऐसे हुए जैसे कि भारत में भी, अब वो भारत मंत्री तो कहां होगा, इंग्लैंड की संसद में बैठेगा, तो भारत में शासन कौन चलाएगा भैया? तो भारत में शासन चलाने के लिए एक और नया पद बनाया गया जिसे नाम दिया गया वायसराय। क्या नाम दिया गया? वायसराय। कोई नया भी है तो बोल लिया करें, मैंने कहा क्या, तो वायसराय, ठीक है ना। अब वायसराय का मतलब है महारानी का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि समझते हो ना, जैसे विधायक प्रतिनिधि होते हैं, सांसद प्रतिनिधि होते हैं। मतलब मान लीजिए जहां विधायक जी को अपन ने बुलाया, विधायक जी नहीं आ पाए तो उन्होंने अपने एक व्यक्ति को भेज दिया, तो वो उनका कौन है? प्रतिनिधि है, उनकी तरफ से बात रखेगा वो यहाँ पे। तो वायसराय कौन है? महारानी का प्रतिनिधि। अच्छा, दो कमेटियां बनाई गई, जो सचिव बनाया गया था उसकी भी समिति, उसमें भी 4 से 8 लोग थे। और भारत में वायसराय की भी एक परिषद बनाई गई, क्योंकि शासन करना, भारत कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, इतना बड़ा देश है। शासन करने के लिए अकेला वायसराय सब कुछ कर नहीं पाएगा, तो वायसराय की एक कमेटी भी होगी, एक परिषद, वायसराय की परिषद बनाई गई। और जिन वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, उन वजहों को दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे वजह क्या थी कि भाई जबरदस्ती तुम किसी भी राजा के राज्य को हड़प रहे थे, हड़प नीति, इससे राजा परेशान थे, राजा दुखी थे। इसलिए क्या क्या हुआ, राजा उन्हें तभी तो विद्रोह किया। अगर उनके राज्यों को ना हड़प्पा होता, उन्हें डर ही ना होता अपने राज्य को जाने का, तो वो क्यों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते? तो विद्रोह के पीछे एक बड़ा कारण था। इसलिए इसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अब ब्रिटेन किसी भी नए राज्य को इंग्लिश राज्य में नहीं मिलाएगी। यानी उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति को त्याग दिया। समझ में आ रही? अब उसने उसकी जगह धन निष्कासन की नीति को अपनाया कि जितना हमारे पास है उसी में से मलाई खींच लो, अब नया नहीं बढ़ाते, क्योंकि नहीं ये और चला जाए, पूरी चला जाएगा फिर। और क्या काम किया, भारत की सामाजिक प्रथाओं पर ज्यादा इंटरफेयर करना भी बंद कर दिया। जागीरदारों को कुछ छूटें दी गईं, और साथ में ही जो मेन कारण था जिसके वजह से तुरंत चिंगारी फूट गई थी, वो क्या थी? चर्बी वाले कारतूस, या हम कह सकते हैं सैनिक कारण था। क्या था? सैनिक कारण। सैनिक क्यों गुस्सा थे? क्योंकि सैनिकों को जो है अंग्रेजों के बराबर सैलरी नहीं मिलती थी, ना ही उनके प्रमोशन होते थे, उन्हें विदेशों में लड़ने भेजा जाता था। और वैसे भी उस समय ऐसी ऐसी एक प्रथा थी कि समुद्र पार की यात्रा करना धर्म के विरुद्ध में होती है, ऐसा लोग मानते थे, इसलिए समुद्र से पार जाना नहीं चाहते थे। थी रही होगी कुछ मान्यता। तो इन सब कारणों को भी उन्होंने बंद किया, और साथ में ही उन्होंने ये तय किया कि अब भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के जो अनुपात है, उस अनुपात को संतुलित किया जाएगा। मतलब अब अपन अंग्रेज सैनिक या यूरोप के सैनिक ज्यादा रखेंगे, भारत के सैनिक अपने पास कम रखेंगे, इससे भविष्य में विद्रोह की संभावना कम हो जाए। तोप खाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग अब भारतीयों को बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। 1857 में इनके पास बंदूकें थी, इन्होंने बंदूक से अपनी गतकंगा कर दी थी, अगर इन्हें तोपें और मिल गई तो ये तो अपने फिलहाल ही कर देंगे। ये नियम समझ पा रहे हो? तो ये 1858 का कानून आ गया और भारत में लागू हो गया। ये नहीं कि आप ऐसे कह सकते हो कि भारत के लोगों को दिखाया गया लॉलीपॉप कि हम आप पे शासन कर पाएंगे, ऐसे अब सब ठीक हो जाएगा, लोगों को ऐसा लगे, इसलिए निर्णय लिए गए थे। पर 1858 से 1885 तक की मैं बात करूं, 1858 से 1885 हुआ क्या है कि भाई एक बड़ी क्रांति तो दबा दी गई,
पर जो भारत में मूल आंदोलन करता थे वो किसान थे। आप लोगों ने देखे थे, मैंने आपको किसान आंदोलन पढ़ाए थे, मैंने आपको बंगाल आंदोलन, नील विद्रोह या अनेक अनेक विद्रोह पढ़ाए। आपने ये भी देखा होगा कि ये ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि वो सारे विद्रोह 1858 से पहले ही हुए थे, नहीं, बहुत से विद्रोह 1858 के बाद भी हुए। बहुत से विद्रोह तो अब जैसे मैं कहूं कि तनकटिया पद्धति 1917 में, चंपारण आंदोलन बहुत बाद में। मतलब आप ये दिमाग में रख लेना कि किसान आंदोलन तो चलते ही रहे। क्यों चलते रहे हैं साहब? क्योंकि किसानों के हित पर तो ध्यान किसी ने दिया ही नहीं। भाई जागीरदार खुश हो गए, उनकी जागीर नहीं जाएंगी, राजा खुश हो गए, उनके राज्य बच गए। पर किसान पर जो अत्याचार हो रहा था, जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था, वो तो कार्यक्रम ज्यों का त्यों चल रहा था, चाहे 58 से पहले हो या 58 के बाद, उसमें किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था, इसलिए किसान जगह जगह क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। वो आंदोलन 1857 के बाद भी चल रहे थे, 1850 तक चल रहे थे। अच्छा, ना केवल ये चल रहे थे, हमने देखा था कुछ सामाजिक सुधार जो आंदोलन चल रहे थे, चाहे तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये भी 1858 के बाद भी बंद चल रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलन क्या थे? जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये सब ये आंदोलन तो थे। ये क्या कर रहे थे? ये अंग्रेजों से कोई मांग थोड़ी कर रहे थे, ये तो अपनी समाज को जगाने का काम कर रहे थे। कुप्रथाओं को त्यागने को, जातिवाद को त्यागने को, पढ़ने लिखने की बात कह रहे थे, यही काम कर रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सारे काम कर रहे थे। तो 1885 में तक आते आते क्या होने क्या लगा ना, दिमाग में जरा सा रखना कि जगह जगह विद्रोह होते, बार बार आंदोलन होते, और अंग्रेज भी इस चीज से बड़े परेशान हो गए। क्या ये इस आंदोलन को दबा रहे हैं, इतने में दूसरे होगा, दूसरे दबा रहे हैं तो तीसरे होगा। पूरे भारत में कहीं ना कहीं आग लगी है, आग बुझी नहीं रही। तो एक ऐसे राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी कि भाई तुम सारे लोग अपनी अपनी बात कहते हो, ऐसा ऐसा तो हो कि पूरे भारत की तरफ से कोई 2-4 व्यक्ति हो, तुम्हारा कोई एक संगठन हो जो आके हमसे कह दे, हम उन मांगों को एक बार में पूरा कर दें यार, खत्म कहानी, हर दिन की चेंचा पेचा बंद हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? जो कछु कह रहा हो, जो कछु कह रहा हो, अरे भाई 4 व्यक्ति आ जाओ मुखा और एक बार मुंह से बात कर लो। ये आवश्यकता अंग्रेजों को भी थी और ये आवश्यकता भारतीय लोगों को भी थी कि हम सबका कोई एक प्रतिनिधि हो जाए। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना का तो उदय हो चुका था। और फिर 58 का एक्ट भी आ चुका था और बहुत सारे बदलाव भी हो गए थे। पर यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि बदलाव सिर्फ दिखाने के लिए हुए थे, बदलाव सिर्फ कागजों में हुए थे, रियलिटी में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो नहीं पाया था। कैसे? कि देखो इतने बड़े सेटअप को जो कंपनी 1600 में आई थी और हम बात कर रहे हैं 1857 की, लगभग 150 साल हो गए कंपनी को भारत में। तो 150 साल में कंपनी ने अपना एक पूरा सेटअप जमाया था। कलेक्टर बनाए, जज बनाए, अदालतें बनाई, राज्य बनाए, व्यवस्थाएं बनाई, तहसीलदार, पटवारी, विभाग, सब किसने बनाए थे? कंपनी ने बनाए थे। एक दिन में ही क्या पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म करके नया सिस्टम लागू हो सकता है? संभव नहीं था। समझ रहे? कि एकदम सारे व्यक्ति भगो, टोटरियां बांध के अपने अपने जाओ इंग्लैंड, अब नए व्यक्ति आएंगे। सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए तो सब हुआ, पर धरातल पे देखा जाए तो वही के वही कंपनी के लोग थे, बस नाम बदल दिए गए। पहले गवर्नर जनरल था कैनोइंग, अब उसी को कैनिंग को ही क्या बना दिया? वायसराय। तो आप ये संकेत में सिर्फ एक व्यक्ति को देख लो कि जब वायसराय ही नहीं बदला, जो मुखिया को ही नहीं बदला, तो जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी कर्मचारियों को क्या बदला होगा? अरे भैया तुम उन्हें कुछ भी बना दो, वो तो थे व्यापारी, कंपनी के लोग, वो तो व्यापार करने, उनका मुख्य उद्देश्य तो क्या था? पैसा कमाना। जनता जाए भाड़ में, उन्हें कोई मतलब थोड़ी ना था। उनकी नीतियां वही रही, नीतियां वही, आर्थिक शोषण कैसे भी करके लूटो पाटो। इससे किसान भी आंदोलन थे या अन्य आंदोलन भी चल रहे थे जगह जगह।
और इन सब आंदोलन से लगातार परेशान होकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन या संगठन की आवश्यकता महसूस की गई सेफ्टी वाल्व के रूप में। सेफ्टी वाल्व समझते हो आपने? कुकर देखा है? कुकर देखा है सबने? कुकर क्या क्या काम होता है? कुकर में एक सीटी लगी होती है। क्या लगी होती है? सीटी। जब हम उसको गर्म कर रहे हैं कुकर को, तो उसमें भाप बनती है, अंदर गर्मी पैदा होती है, वाष्प पैदा होती है। एक लिमिट तक वाष्प पैदा होती है तो वैसे ही सीटी उठ जाती है और सीटी से एक्स्ट्रा भाप निकलना बंद हो जाती है। मतलब एक्स्ट्रा भाप निकल जाती है और कुकर के फटने का डर खत्म हो जाता है। अगर उस सीटी ना हो तो बताओ क्या होगा? कुकर फट जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? लेकिन सीटी का बजना भी इस बात का संकेत है कि हाँ सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। सीटी बज रही मतलब सब ठीक है, ये गर्मी जो जितनी एक्स्ट्रा भाप बनी है वो इस सीटी के माध्यम से निकले। उस सीटी को क्या कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहीं पर भी आंदोलन हो, कुछ भी आंदोलन हो, एक कोई ऐसा संगठन हो जिससे अंग्रेज आके बात कर लेंगे, उनकी कुछ मांगों को मान लेंगे और जो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ था वो ठंडा हो जाएगा। इसी बात को लेकर 1885 में, 1857 से 1885 के बीच लगातार आंदोलन छुटपुट चलते रहे, चलते रहे, कोई बड़ा काम नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने बदलाव किया था। तो लोगों ने सोचा कि चलो कुछ समय तक देख लें। 10-15 साल लोगों ने देखा पर कुछ चेंज नहीं हुआ। तो 1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था A.O. हुम, क्या नाम था, ने एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया। वो कोई भारतीयों का हित नहीं चाह रहे थे। आवश्यकता तो हम लोगों को भी थी एक राष्ट्रव्यापी संगठन हो, और आवश्यकता तो उन लोगों को भी थी कि एक राष्ट्रव्यापी संगठन हो, पर उन्होंने अपने हितों को देखते हुए एक राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण किया। क्यों बनाया? क्योंकि जगह जगह समझाएं लोगों को, इससे बेहतर है सारे लोगों का प्रतिनिधित्व तो एक टीम कर दे, उसको समझा दें, खत्म कहानी। जब भी जो है आंदोलन हो, हम कांग्रेस से बात कर लेंगे, कांग्रेस उन लोगों से जाकर बात कर लेगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और आप जानते हैं जो पदाधिकारी होते हैं संगठन में, उनके तो मजे ही मजे रहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, हम लोग टीचर हैं, हम लोगों की बहुत सारी मांगें थी। आप लोगों को पता नहीं, हम मास्टरों ने बहुत संघर्ष किया है। हम लोग जब टीचर बने थे तब मास्टरों की जो सैलरी हुआ करती थी वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 में 5,000, 7,000 और 9,000 हुआ करती थी। और जो पुराने टीचर थे उनकी सैलरी 80,000, 85,000, 90,000 हुआ करती थी। काम एक ही कर रहे थे, वही प्राइमरी या मिडिल स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, वही वो पढ़ा रहा है, पर हम संविदा पर थे। वो हमारा संविदा अवधि 3 साल की होती थी। 3 साल के बाद फिर हम जब परमानेंट होते थे तो हमारी सैलरी 17-18,000 हो जाती, 20,000 हो जाती। उनकी 90,000, हमारी 20,000। काम सेम कर रहे हैं। तो हमारी मांग थी कि समान कार्य समान वेतन, वही काम वो कर रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं, सैलरी समान दो। तो ये मांग हुआ करती थी, और भी छोटी मोटी ट्रांसफर की मांग हुआ करती थी। अब इतना बड़ा अमला है शिक्षा विभाग का, लगभग 4.5-5 लाख शिक्षक है मध्य प्रदेश में, और हर शिक्षक की सैलरी 50-60 हजार कर रहे, तो गवर्नमेंट है तो करोड़ों का, अरबों का हर महीने का बोझ बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट हमेशा बचती थी इन चीजों से। तो हमने अपना संगठन बनाया। एक हमारे सुसनेर के थे शिक्षक, उन्हें हमने अध्यक्ष बना दिया हमारा टीचरों का। वो बहुत भयंकर हमने आंदोलन किया, पूरे मास्टर इकट्ठे होकर पहुंच गए भोपाल में, भोपाल ही बंद कर दो हमने। तो जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनको उस समय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने बुलाया उसको अंदर, 2016 की बात है। बुला के बात की उनसे, और उन लोगों को उन्होंने बरगला लिया। सभी एक एक पेट्रोल पंप दे दे, 10-10, 20-20, 50 लाख रुपए दे दे होंगे। और जो हमारा अध्यक्ष था उससे कह दिया कि तुम्हें टिकट दे देंगे भाजपा से, 17 वो विधायक बन गए मास्टर। और बहाने बाहर आके कह दे कि हाँ मुख्यमंत्री जी ने हमसे कह दिया है कि इस 1 साल में आपकी पूरी मांगे मान ली जाएंगी। मास्टर घर ही लौटे आए बेचारे।
वो विधायक बना। समझ रहे हो? तो आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस अंग्रेजों ने क्यों बनाई थी। आप समझ में आ गया? यही था। अब ये कांग्रेस जब बनी तो शुरुआती समय में कांग्रेस पे जो है उदारवादी लोगों का या वो जो अंग्रेजों के भक्त थे उन लोगों का वर्चस्व रहा शुरुआती समय में, 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 इन लोगों का उद्देश्य था अनुनय विनय। अनुनय विनय मतलब क्या? इन लोगों का जो उस समय कांग्रेस में लीडर्स थे उन लोगों का, मदन मोहन मालवीय या बहुत सारे जो लोग थे, हम उनको आगे पढ़ेंगे, उदारवादी नेता जिन्हें कहते हैं, वो लोग ये चाहते थे कि अंग्रेज भले आदमी हैं, इन लोगों से हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें आज़ाद कर दो, बस भाई साहब आप हमको कूट तो रहे हो पर थोड़े से आराम से कूटो, इन्हें कम लगे, बस थोड़ी सी हमें रियायत दे दो, थोड़ा हमको शासन में शामिल कर लो, थोड़ा हम लोगों के लिए सड़क रोड डरवा दो, थोड़ा शिक्षा में काम कर दो, थोड़ा हम लोगों को प्रतिनिधित्व दे दो। अनुनय विनय करके अंग्रेजों से काम करवाने की नीति थी इनकी, हाथ जोड़ के। पर 1905 आते आते भाई यही बात है ना कि काठ की आरी बार बार नहीं चढ़ती। काठ मतलब लकड़ी आके अगर हाड़िया बना दो, वहां में तुमको जो सब्जी बनाना है, महरी बनाना है, तो भाई एक बार तुम बन जाएगी, लेकिन दोबारा करोगे तो लकड़ी आके यही जल जाएगी। तो लोगों को मालूम चल गया 2-4 बार में कि कांग्रेस तो हर बार, अभी ये सोचने वाले ने, उसने मास्टर ने हमको एक बार बेच दिया, खुद विधायक बन गया, कि अगली बार हम उससे फिर भरोसा कर लेंगे क्या? एक बार में ही समझ में आ गया, ज्यादा से ज्यादा 2 बार में समझ में जाता है। तो कांग्रेस जब अंग्रेजों के विरोध में जाने लगी तो पता है आपको, शुरुआत में ब्रिटेन, अंग्रेज कांग्रेस को डोनेशन देते थे, पैसा देते थे, अच्छे से काम करो, अपना संगठन बढ़ाओ, पूरे भारत में फैलाओ, लोगों को जोड़ो। पर बाद में जब कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि ऐसे लोग आ गए जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने फिर जो है कांग्रेस को डोनेशन देना बंद कर दिया, कांग्रेस को बुरा कहने लगे अंग्रेज। वो 1905 आते आते तो कांग्रेस में उग्रवादी लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा। उग्रवादी मतलब जो तेज तर्रार, जो इनका ये कहना था कि लाल बाल पाल, उनका ये कहना था कि भाई साहब ये जो अंग्रेज हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, इनके हम हाथ नहीं जोड़ रहे, हम इनके कनपटे में देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से शुरुआत होती है हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों की, और हम यही पढ़ने वाले। तुम देख रहे हो कि मैं 15 मिनट या 20 मिनट से लगातार आपको बोल रहा हूं, सिर्फ इतना समझाने के लिए कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इसलिए मेरी क्लास में टाइम लग जाता है। पर अब जल्दीबाजी में भागन तागन मचाओ, तो उससे होता क्या है कि पढ़ तो सब लोग ही, आप लोगों में से जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो अब देन काय की हैं, यूट्यूब की देन है, शॉर्ट्स की देन है, रील्स की देन है। आप लोगों के दिमाग में जो फैक्ट, जो मटेरियल भर दिया गया, आप चाहते हैं कि 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करो सर, फैक्ट 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 फैक्ट, 10 मिनट में क्लास खत्म। 15 मिनट से बड़ा वीडियो तो हम देखेंगे नहीं उसको। अगर यूट्यूब पे 15 मिनट से बड़ा वीडियो डाल दिया जाए, 20 मिनट का, 30-40 मिनट का किसी का वीडियो हो, तो हम उस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि इतने लंबा कौन सुनेगा यार, क्या है। हमको चाहिए बिल्कुल झटपट, फास्ट फूड होता ना, गली में ठेलों पे मिलता है चाउमीन, न प्याज सिकी न मसाला, और सब फटाफट डाल कर ले साहब, वो टेस्टी भी लगेगा, वो मजा भी आएगा, चटकारे भी देगा, पर वो का करता है फिर तुम्हें पता ही है, वो पेट में गैस भी बनाएगा, बस फिर अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? फास्ट फूड खाने में तो बड़ा मजेदार लगेगा, जल्दी बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने दाल रोटी खाई तो दाल उबालने में भी टाइम लगेगा, और अगर माटी की हड़िया में उबालोगे, कुकर में ना उबालो तो बहुत टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा भोजन उतना ही ज़्यादा पौष्टिक होगा, आपको शरीर को उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपके भविष्य में वो हमेशा काम, पूरा शरीर मजबूत रहेगा, किसी पर रोग पैदा नहीं होगा। वैसे ही पढ़ाई का हाल है, जितना समय दे के चीज़ों को समझोगे, जितनी रूपरेखा जमा के समझोगे,
जितनी आधार मजबूत हो जाएगा बिल्डिंग उतनी ही भव्य बनेगी, उतनी ही लंबे समय तक टिकी रहेगी। परिणाम ये है। इसलिए ये जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन की देन है, उनके साथ सत्यानाश उनका हुआ पड़ा है। कोई रूपरेखा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, बस उठा के पढ़ लिया उन्होंने। ठीक है, अब क्या करें, तुम तो अपने सिस्टम को बदलो, देखो थोड़ा सा चीजों को। देखिए, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समझ में आ गया क्यों बनी, क्या है? तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई? 1885। कब हुई है? 85 में। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। अब ये पॉइंट कहां से आ गया? मैं आपसे कह रहा था ना कि एक बड़े ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो कि राष्ट्रव्यापी हो। केवल बंगाल का या पंजाब का या यूपी का नेतृत्व न करता हो, पूरे देश का ही संगठन हो। इसी उद्देश्य से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन या जैसे भारत संघ की स्थापना। पर ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। इसलिए इन्हें पकड़ के अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। जब ये निकल के आए तो इनके संगठन की जगह उन्होंने दूसरा संगठन खड़ा किया था, कांग्रेस। बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को यह समझ में आया कि यार अब मेरा तो काम फेल हो ही गया, तो वो खुद अपने पूरे सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। स्थापना कलकत्ता में की। यह तात्कालिक राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। कांग्रेस से पहले पूरे अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत की संस्था यही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 में अवकाश प्राप्त, रिटायर हो गया था अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे हम कहते हैं ए ओ हुम, एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा की गई। वही इसके मास्टर थे। इसे ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, ये इसके खुद सेक्रेटरी बन गए। हर्मिट ऑफ शिमला में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये विचार इनके दिमाग में आया था, इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए हुम ने 1885 में कांग्रेस स्थापना की। लाला लाजपत राय के अनुसार प्राय ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। देखो, ये डफरिन ही चाहता था कि यार जगह जगह उधम हो रहे हैं। वो कौन सा? उस समय वायसराय था डफरिन। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भैया जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वायसराय कौन था? डफरिन। या किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? डफरिन। और कांग्रेस उसने किस लिए बनाया था? अपने हितों के लिए, विद्रोहों को शांत करने के लिए। पर उसका वो बेवकूफ था, उसके नाम में ये डफर, डफरिन, डफरिन से क्या हो गया? डफर। डफर माने क्या होता है? बेवकूफ, गधा। तो उसने कांग्रेस बनवा दी। वो कांग्रेस ही अंग्रेजों को ले डूबी, भारत से भगा दिया और देश को आजाद करवा दिया। तो याद रख लेना, कांग्रेस की स्थापना किसने करवाई थी? डफर ने करवाई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के पीछे एव हुम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सुरक्षा कपाट माने सेफ्टी वाल्व, कुकर की सीटी, समझ गए? कुकर की सीटी की व्यवस्था करना था, जिसके माध्यम शिक्षित भारतीयों को का बढ़ता हुआ असंतोष बाहर निकलता रहे। इस कहानी का प्रथम उल्लेख ह्यूम के जीवनीकार विलियम बैडनबर्ग के द्वारा किया गया। जिसने ए हुम की जीवनी लिखी है, इसका व्यक्ति का नाम है विलियम बैडनबर्ग। उसने अपनी इस जीवनी में लिखा कि आखिर ए हुम ने कांग्रेस क्यों बनाई थी। तो उनका बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जो भारत के शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक संगठन हो जाए। उन्हें अगर जो गुस्सा आ रहा है, हम लोग जो शोषण कर रहे हैं, तो वो गुस्सा अपन से हमारे पास आके निकाल दें और वो फिर बढ़िया जैसा है वैसा चलता रहे। वहीं कांग्रेस से प्रारंभिक नेताओं ने हुम का उपयोग विद्युत प्रतिरोधक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में किया।
कौन ने? कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने किसका उपयोग? हुम का उपयोग। समझ रहे हो? विद्युत प्रतिरोध समझते हो ना? क्या मतलब क्या है? करंट आए और करंटे रोक दे। मान लो अंग्रेज अगर गुस्सा हो जाए हम पे, कांग्रेस पे, तो अपन हुमे पहुंचा दें और हुम उन्हें मना ले। और बेजा सोच रहे थे कि जे गुस्सा हुए भारत के लोग, तो अपन इन्हें समझा बुझा के भारत में आंदोलन शांत। सब अपनी अपनी हित की देख रहे थे, ठीक है, पर संगठन तो बन गया, कारण कुछ भी रहे हो। अब यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट है, हुआ क्या भाई? अब इस स्थापना को देखते हैं हम। 28 दिसंबर 1885। देखो अब आप यहां समझ लीजिए, यहां से हम जो शुरू हो गए ना कांग्रेस स्थापना से, यहां से केवल आपको सन याद नहीं करने हैं, यहां से आपको तारीखें भी देखना है। और 15 अगस्त 1947 तक ही हम तारीखों देखेंगे लगातार, क्योंकि अब ये मॉडर्न हिस्ट्री है और देश आजाद होगा। तो अब घटनाएं आपसे सन से नहीं पूछी जाएंगी, डेट से पूछी जाएंगी, तारीखों से पूछी जाएंगी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हालांकि इससे पहले इसको पुणे में आयोजित किया जाना था, मुंबई के पास में ही है, महाराष्ट्र में पुणे, 27 तारीख को। लेकिन वहां पर जो है एक फ्लैग फैल गया, एक बीमारी फैल गई थी, इसलिए वहां के कार्यक्रम को स्थगित करके कहां पर कार्यक्रम किया गया? बंबई में। और बंबई में कहाँ किया गया? ग्वालियर टैंक में एक कॉलेज है जिसका नाम क्या है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। मीटिंग हुई। अब मीटिंग की कोई अध्यक्षता तो करेगा, तो अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अधिवेशन माना है बैठक, अधिवेशन मतलब बैठक। अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। समझ में आ रही मेरी बात? कहां पर हुआ? ग्वालियर वाला टैंक ते गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। इसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया। कुल कितने लोग पहुंचे थे? इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा सकता यहाँ पर, समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये सभी पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये वह संगठन बन रहा है जिस देश को आजाद कराएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में ये तय हो गया कि कांग्रेस का एक संविधान बनेगा, कांग्रेस कैसे काम करेगी, और कांग्रेस की हर साल एक बैठक होगी जिसे क्या कहा जाएगा? अधिवेशन कहा जाएगा। ये अधिवेशन मैंने आपको याद करने दिए थे, मैंने आपसे एक ही बार नहीं पूछे, क्योंकि मैं याद करते देते रहा आपको, मैंने घटनाएं याद करने दी आपको। हम धीरे धीरे सबको पढ़ते जाएंगे। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष आपने पहले भी पढ़ लिए थे, आपको याद तो पहले से ही होंगे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे 1885 में। अब आप यहाँ पर आपका क्या हो गया? रिवीजन हो गया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ। इस दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अब हर साल होगा अधिवेशन, हर साल 85, 86, 87। और बीच बीच में कभी मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो बैठक बुलाना पड़े, तो उसे कहेंगे विशेष अधिवेशन। क्या कहेंगे? सही में आई मेरी बात? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और पहली बार किसी मुस्लिम को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लगातार याद करना है। अब ये क्यों इंपोर्टेंट है बताओ? क्योंकि पहली बार ये प्रश्न बनेगा, बताइए किस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया? तो तीसरे में। और कौन है कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब बने? 1887 में। अधिवेशन कहां पर हुआ था कांग्रेस का? मद्रास में। कहां हुआ था? मद्रास। कौन सा अधिवेशन था? तीसरा, 1887। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1888 में इलाहाबाद में हुआ और जॉर्ज यूले, ये इंपोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज हैं जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। चौथे अधिवेशन जो 1888 में हुआ, उसमें इलाहाबाद में जॉर्ज यूले को कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया।
अयोध्या, जॉर्ज यूले ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये अब प्रतिनिधि केवल तुम एक ही याद करना, बस कौन से, 72 प्रतिनिधि केवल एक ही याद करना है, ठीक है। तो अब जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सारे अधिवेशन हमने आपको यहाँ पर एक मैप के रूप में दिखा दिए। वो सारे अधिवेशन मैंने आपको याद करने भी दिए थे। आपको उनमें से महत्वपूर्णों पर मैंने आपको टिक भी करवा दिया था कि ये तो आपको अनिवार्य रूप से याद करना है। देखो जैसे ये कलकत्ता में इतने अधिवेशन हुए, सबसे ज्यादा कलकत्ता में हुए हैं, 86, 90, 96, एक, क्योंकि कलकत्ता ही तो क्या था उस समय, राजधानी थी। राजधानी क्या थी उस समय, कलकत्ता थी, है ना। अलग अलग जगह अलग अलग अधिवेशन हुए हैं। ये सारे अधिवेशन हमारे मध्य प्रदेश में केवल एक ही बार हुआ था, त्रिपुरी में 1939। हमारे एमपी में केवल एक ही बार हुआ है, त्रिपुरी में। उस समय अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था अध्यक्ष 1939। त्रिपुरी कहां पर है, जबलपुर के पास में, जबलपुर के पास में है त्रिपुरी। एक ही बार हुआ है हमारे एमपी में, ठीक है। 1991 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इससे पहले अकेली कांग्रेस थी। 1891 में पहली बार कांग्रेस के पहले क्या जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। यह राष्ट्रीय शब्द यूरोपीय पूर्वोदाहरण से संबंधित था। यूरोप, जैसे यूरोप के में राष्ट्रीय की भावना थी, ऐसी भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी। 1896 में, ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था, रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम का गीत गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी को आप जानते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, का नाम क्या था, आनंद मठ। आनंद मठ में ही क्या लिखा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और यह सन्यासी विद्रोह से संबंधित उपन्यास है। ये कौन सा उपन्यास है, जिसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया था। और उसी आनंद मठ नामक उपन्यास में जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, क्या लिखा है, वंदे मातरम, जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ये पहली बार कब गाया गया, ये पहली बार गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। समझ में आ रही मेरी बात, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में गाया गया था, रहीमतुल्लाह सयानी। और आज के मुसलमान देखते हो तुम, वंदे मातरम का विरोध करते हैं। देखा होगा आपने, न्यूज पे सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, बहुत से मुसलमान जो मौलवी बड़े बड़े दाढ़ी वाले, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वो उसके पीछे तर्क देते हैं कि वंदे मातरम इसलिए नहीं गाएंगे क्योंकि वंदे मातरम में माता की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है ना, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। वो कौन है माता, भारत माता। तो उनका ऐसा मत है कि हमारा इस्लाम कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना। अरे भैया, तो तेरी माँ के आगे भी नहीं झुकेगा क्या? अरे अल्लाह तो किसी ने देखा नहीं है, माता सबने देखी। और चलो ठीक है, उसको छोड़ दे भावार्थ को, ये तो समझ कि ये वंदे मातरम वह नारा है, वह गीत है जिसको सुनकर, जिसको गाकर लोगों के रगों में खून उबल जाता था। आज़ादी के समय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ गए, वंदे मातरम कहते हुए अंग्रेजों की गोलियां खाई और देश को आज़ाद करवाया। ये हमारी राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत है, तो फिर भी विरोध करते हैं राष्ट्रीयता का। तो ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया, 1896 में। इंपोर्टेंट, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन संबंध 4 प्रस्ताव पास किए थे और यहीं से कांग्रेस में अंतर्कलह प्रारंभ हो गई।
आगे हम चर्चा करेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था लॉर्ड कर्जन ने। और उसी के विरोध में 1906 में जब कलकत्ता में बैठक हुई, 1905 के बाद 1906 कलकत्ता में बैठक हुई, तो वहां पर जो गरम दल के लोग थे, उग्रवादी या गरमपंथी जो थे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास करवा दिए। क्या? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार करो अंग्रेजों का, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, हम ही शासन करेंगे। अबे तक तो कांग्रेस ऐसी कुछ बातें करती नहीं थी, और कांग्रेस में अब ऐसी बातें होने लगी, और होने क्या लगी, प्रस्ताव भी पास हो गए। प्रस्ताव पास कब होंगे? जब हमारे हिसाब के लोग ज्यादा बैठे होंगे। या मैं कहूं कि साहब समोसा खाओगे कि जलेबी, तो अब आप लोगों से हाथ ऊंचे कराऊं, जो समोसा ज्यादा खाएंगे तो उनको समोसा आ जाएगा, जलेबी वालों फिर नहीं आएंगे। मतलब आपसे पूछें दो चीजें ऑप्शन, तो प्रस्ताव तब पास होता है जब आपके पास क्या हो, बहुमत हो। तो भाई बहुमत था गरमपंथियों के पास, ठीक है। तो ये जो है अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा होगा, अंग्रेजों को बहुत बुरा, क्योंकि भैया ऐसी बात करने लगे। और यहीं से वे जो अंग्रेजों के भक्त थे, दादा भाई नौरोजी वगैरह, जो नरम दल के लोग थे, जो शांत स्वभाव के लोग थे, जो हाथ जोड़ा लोग थे, जो हाथ जोड़ रहे थे, उनको अंग्रेजों ने ठांस दिया। तो अगली साल ही जो अगली बैठक हुई 1907 में सूरत गुजरात में, वहां पर कांग्रेस में क्या हो गई, फूट हो गई। कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, कांग्रेस का पहला बंटवारा हो गया, गरम दल के लोग अलग हो गए, गरम दल अलग हो गए, कांग्रेस का बंटवारा हो गया। कांग्रेस के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जो लोगों के कथन थे, हमारे भारतीय लोगों ने कांग्रेस के बारे में या किन्हीं भी लोगों ने क्या क्या कहा है, कभी कभी ये प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो खुद कौन थे, पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। ये किसने कहा है? डफरिन, डफर उस समय का वायसराय, वायसराय कर्जन कह रहा है कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। कहा कि कर्जन के टाइम पे कही थी कि स्वशासन, समझ रहे हो, गरम दल के लोगों ने बहिष्कार कर दो, तो मान का अच्छा हमारी बिल्ली हमसे मैं आऊं, हमने बनाई थी कांग्रेस, को कह रहा है कर्जन। तो क्या कह रहा हूं, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी भी एक बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। कौन कह रहा है? इसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया। डफरिन कह रहा है कि वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, मतलब छोटे से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, ये नेक मुट्ठी भरे लोग हैं जी, ऐसा कह रहा है डफरिन। बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा हमें दे दो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बैठा लो अपनी गद्दी पे, हमें बना दो कछु। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं कांग्रेस के लोग क्या है, पदों के भूखे। लाला लाजपत राय कह रहे हैं कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी, कि साल में एक बार इनको लगता है मेला, पढ़े लिखे भारतन को, बस। कौन ने कही? लाला लाजपत राय ने। मेला है वो, बस घूम फिर आते हैं, खा पी आते हैं, इन्हें कोई आजादी से मतलब नहीं है। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर रहा है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कि साल में हम एक सम्मेलन कर लेते हैं और टर रह जाते हैं, आ गए बैठक कर गई, अंग्रेज बेकार रहेंगे जो है भगाएंगे, या कुछ भी बात कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कौन कह रहा है? बाल गंगाधर। अश्विन कुमार दत्त ने कहा है कि कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा। किसने कहा है? अश्विन कुमार। लॉर्ड कर्जन कह रहे हैं कांग्रेस गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है। कहा कि जाके मैं चोटी ले ली कांग्रेस ने, पहली बार जो है उनने कहा कि अब तो लगो अंग्रेजों में शासन, हमें तो अपने देश में शासन हम ही करेंगे। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। याचना मतलब का? भीख मांगे वाली, भाई साहब हमें दे दो, यही काम है तो ना। कौन ने कहा है? अब लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये तो कर रहे बोलेंगे ही, कहा कि ये तो गरम दल के आदमी हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों का विकास, अब यहां से शुरू होते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होता है 3 चरणों में। किन चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। किन चरणों में होता है? 3 चरणों। राष्ट्रीय आंदोलन समझ रहे हो ना, देश
पूरे देश में फैले हुए आंदोलन, देश की आजादी के लिए आंदोलन। पहला था उदारवादी युग। उदारवादी युग मतलब समझ रहे हो, कांग्रेस की स्थापना से लेके 1885 से लेके 1900, जब तक उन्होंने नहीं कह दी का स्वशासन, बहिष्कार, कर्जन, लघु पटन में गर्म दल के नहीं आ गए दोनों दोनों कौन को प्रभाव रहा, उदार दल। फिर दूसरा रहा उग्रवादियों का युग 1906 से 1918 तक, जिस समय खूब को टपट्टे बहे, बड़े बड़े क्रांतिकारी संगठन खड़े हो गए हैं। अपन देखेंगे चाहे महाराष्ट्र में क्रांति, बंगाल में क्रांति, क्रांतिकारी संगठनों को पढ़ेंगे अपन, है ना, सारे क्रांतिकारी संगठन देखेंगे। और तीसरा युग था डुकरा का युग। डुकरा आ गए, फिर कब आ गए डुकरा, 1917 15 16 में 15 में आ गए थे भारत, लेकिन वो एक्टिव भाई थे कब से, 1919 से 1947 देश की आजादी तक। फिर किसका युग रहा, बब्बा का नाम सुना होगा, गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और होमवर्क वो अगली, हाँ वो आप पूरे ही दूंगा और क्या, 48 तो हैं उसमें कुल, वो जितने हैं 30 के बाद 48 तक, है ना, वो कल याद करके आना। और साथ में ये पूरा पढ़ के आना, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको उदारवाद युग का पहला चरण।